Hello guys, welcome back to my YouTube channel, that is the Smart Study with Isha, and I am Isha Mohite, and today we are discussing about a very interesting topic, that is a contract. What topic? That is a contract. So what is void contract, what is valid contract, and what is contract? So what is contract? If we are buying a sugar from shopkeeper, that is also the one type of contract or simple type of contract. So what is contract and what essential for contract we are discussing in today's lecture or today's video. So friends, let's start with the video. So guys, let's start with the contract. Okay guys, तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर आपने शुगर किसी से ली, किसी से आपने शुगर खरीदी और उसके बदले में आपने उसको पैसे दिए, दैट इज़ अ कंसिडरेशन। पैसे मतलब क्या, हम किसी भी बदले में, किसी भी चीज़ के बदले में अगर आप कोई भी चीज़ दे रहे हो तो दैट इज़ अ कंसिडरेशन। ओके फ्रेंड्स, सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? तो किसी भी मैंने एक छोटा जो एग्जाम्पल है वो दिया कि अगर आपने शुगर खरीदी तो दैट इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऐसे ही टाइप के बहुत बड़े बड़े भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक हमने मोबाइल खरीदा, ये भी एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज है, हमने कुछ घर खरीदा, ज़मीन खरीदा। सपोज हमने 1 लाख की एक ज़मीन खरीदी, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट। हम उसके बदले में भी उसे पैसे देंगे, दैट इज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम क्या देखने वाले इसमें? इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, तो एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमें क्या चाहिए होता है? एग्रीमेंट चाहिए होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक एग्रीमेंट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है फ्रेंड्स? 2 पार्टी इसेंशियल होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 2 ही पार्टी में, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो, ये 2 ही पार्टीज में हो सकता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम हमें 2 पार्टीज चाहिए। तो फर्स्ट कौन सा होता है? जो ऑफर देता है, जो ऑफरर होता है, दैट इज अ 1 पार्टी। सेकेंड कौन होता है? जो एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्ट करता है अपना कॉन्ट्रैक्ट। अगर सपोज मैंने किसी को ऐसे बोला कि मेरे पास ऐसा ऐसा डाइजेस्ट ऑफ मोबाइल है और उसके मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो मैं कौन हुई? मैं ऑफरर हुई, और जो मेरे से लेगा मोबाइल वो कौन हुआ? एक्सेप्टेंस हुआ। दैट इज अ एग्रीमेंट फ्रेंड्स। और कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमें एग्रीमेंट करना इसेंशियली होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब जो एग्रीमेंट किया था हमने, अगर मैंने कोई एग्रीमेंट किया, मतलब मैंने और आपने किया कि हमने एक मोबाइल लिया, मैंने आपको मोबाइल बेच दिया, या फिर मैंने ऐसा बोला कि डैट ये मोबाइल है और मुझे आपको बेचना है, और आपने भी कह दिया कि मुझे खरीदना है, दैट इज़ द एग्रीमेंट। लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है क्या? मतलब आपने जो मोबाइल मुझसे लिया है, मैंने अगर चोरी करके लाया होगा तो दैट इज़ नॉट एनफोर्सेबल लॉ। मतलब क्या, अगर कोई मोबाइल है या कोई भी चीज़ है, वो लॉफुल है या नहीं है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल है नहीं है, हम जो भी बेच रही है वो लॉफुल है या नहीं है, या फिर हम जो आप मुझे पैसे दे रहे हो वो पैसे भी लॉफुल नहीं हो सकते। कभी कभी वो पैसे भी चुराए हुए हो सकते। तो दैट इज़ अ लॉफुल, मतलब जो एनफोर्सेबल लॉ होता है, दैट इज़ एनफोर्सेबल। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी एग्रीमेंट है वो पूरा ही पूरा लॉफुल होना चाहिए, तभी वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफर, सेकेंड एक्सेप्टेंस, एंड थर्ड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। क्या थर्ड क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। दैट इज वेरी 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 इसेंशियल फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद इसेंशियल एलिमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट कौन सा है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। मैंने क्या बोला? एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर मैं पूछूंगी नहीं तो मैं अपना मोबाइल बेचूंगी किसे? सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद सेकंड जो है, जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, मतलब 2 पार्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट मैंने कौन सा बोला? ऑफरर और एक्सेप्टेंस। जो ऑफरर होते हैं वही प्रपोजल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज द सेकेंड थिंग, दैट इज वेरी इसेंशियल। थर्ड थिंग्स है जो है इंटेंशन क्रिएट टू लीगल रिलेशनशिप। मतलब हमें जो
जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमें लीगल रिलेशनशिप रखना चाहिए। मतलब मैंने ऐसा कहा कि मैं आपको मोबाइल नहीं दूँगी, 3 महीने के बाद मोबाइल दूँगी, आप मुझे अभी पैसे दे दो। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हमें लीगल रिलेशन रखना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करते वक्त। ओके फ्रेंड्स। थर्ड है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। मतलब कैपेसिटी ऑफ पार्टी मतलब क्या? अगर मैं एक 10 साल के बच्चे को बोल रही हूँ कि ये मोबाइल ले और मुझे 10,000 रुपये दे, तो वो कैसे लाएगा, कहाँ से लाएगा? उसकी कैपेसिटी है भी नहीं है। मतलब वो जो एज है वो उसका एज, हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 18 प्लस जो हमारा इंसान होता है या जो कुछ कोई भी ह्यूमन बींग्स होता है उसे 18 प्लस तो भी होना ही चाहिए। सो दैट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ पार्टी। और वो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब एक कुछ भी जो मेंटली फिट नहीं है, ऐसे इंसान के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हम उसको कुछ भी गुंडा बिंडा के बोल देंगे, जो भी मेंटली फिट नहीं है ऐसे इंसान को हम कुछ भी बोल देंगे, ऐसा है वैसा है वैसा है, और उसने खरीद लिया और हम फ्रॉड निकले तो। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। से फिफ्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो लॉफुल होना चाहिए। मतलब हम कुछ भी फ़ोन बेच रहे, ये बेच रहे, तो हम किसी भी अच्छे चीज़ के लिए मैं मेरा फ़ोन बेच रही हूँ, मुझे दूसरा फ़ोन ख़रीदना है तो इसलिए मैं मेरा फ़ोन बेच रही हूँ, मैं स्मगलिंग कर रही हूँ। तो स्मगलिंग करना हमारा ऑब्जेक्ट लॉफुल हुआ क्या? नहीं। गवर्नमेंट ने बैन किया है जो गांजा चरस जो होता है उस पर गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया है? क्योंकि उससे हमें हार्म पहुँचता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब मैं जिसको दे रही हूँ या जिसको बेच रही हूँ उसको ज़ोर ज़बरदस्ती या धमका के डरा के तो नहीं दे रही हूँ। सो ऐसा जो फ्री कंसेंट मतलब क्या? फ्री माइंडली, मतलब उसकी पूरी वो पूरे होशो हवस में और पूरे इच्छा के साथ अपने साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए। मतलब क्या? अगर मैंने किसी के सर पे गन रखी और बोली मुझे तेरी प्रॉपर्टी दे दो नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगी और नहीं तो इस पर साइन कर दे, तो ये जो होता है ये फ्री कंसेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद है लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब मैं आपको एक मोबाइल दे रही हूँ और उसके बदले में मैं आपसे पैसे ले रही हूँ, तो वो पैसे आप चोरी करके लाए हो तो वो पैसे लॉफुल नहीं होंगे। तो जो कंसिडरेशन है, मतलब मेरे फ़ोन के बदले में आप मुझे जो कंसिडरेशन दे रहे हो वो लॉफुल है या नहीं है, कैसे हमें पता चलेगा? या फिर वो होना ही चाहिए, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होगा, वो वैलिड होगा। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद है सर्टिनिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब हमें एकदम सर्टिनिटी, मतलब पक्का हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। मतलब किस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको उनके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है कि इतनी इतनी फसल है और इतनी फसल आप उगने के बाद मुझे दे देना, मैं उसको पैसे दे दूँगी। तो उसमें थोड़ी सी सर्टिनिटी कम हो जाती है। जैसे सर्टिनिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना ही चाहिए फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज। जो भी है फॉर्मेलिटीज, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करना या फिर जो भी हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके। उसके बाद एग्रीमेंट इट इज़ वॉइड। मतलब रिसेंट ऑफ मैरिज। मतलब क्या कि अगर कोई भी जो एग्रीमेंट है वो हमें वॉइड, जो वॉइड है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए वो एग्रीमेंट। जैसे कि आप किसी के साथ शादी कर रहे हो, ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी कर रहे हो, मतलब उसकी इच्छा नहीं है और उसकी इच्छा के खिलाफ आप शादी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें दोनों की इच्छा, दोनों का फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो दैट इज़ अ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स। ओके। So thank you so much friends, and please like and share and comment. Okay, thank you so much.